हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण, इसके अलावा रासायनिक समीकरण से होने वाले जितने भी जानकारियां हैं उन सभी जानकारी के क्लास नोट्स को देखेंगे, जो आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, और यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं उसे एक बार अवश्य देखें और उसे आपने कॉपी में नोट करने का प्रयास अवश्य करें। बारी बारी से सभी टॉपिक को इसमें आपको क्लियर किया जाएगा। तो आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक, मुझे आशा है आप सभी ने नोट कर लिया होगा और याद भी कर रहे होंगे। अगला हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जैसे कि जो तत्व हो गया, यौगिक हो गए, कि संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये तो थोड़ा जटिल परिभाषा हो गया। एकदम आसान शब्दों में हम कहें तो सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन और प्लस में क्लोरीन। ये जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो इसी को हम लोग एक संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, यानी कि इसके संकेत के रूप में लिखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का संकेत आपका H हो गया, क्लोरीन का संकेत आपका क्या हो गया, Cl हो गया। तो वही जो है सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसको देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रहा हमारा H2 और यहाँ पे रहा क्लोरीन। ये अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के पश्चात बना दिया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए इधर भी आपका क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमारा क्लोरीन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, इसलिए जो है हमारा बैलेंस हो जाएगा। अगला हमारा रहेगा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, यानी कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं उसी नियम को समझने वाले हैं। एकदम अच्छा से समझाने का प्रयास किया है आपके NCERT में। किसी तत्व या यौगिक को हमेशा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जो भी आपके तत्व हैं या यौगिक हैं उसको हमेशा हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं या लिखा जाता है। अभिकारकों के बीच योग चिन्ह यानी कि आपके धनात्मक चिन्ह लगाकर उन्हें बायां यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग चिन्ह का लगाकर उन्हें दायां यानी कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है अभिकारक से उत्पाद के बीच। अभिकारक से उत्पाद के बीच हमेशा तीर का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं हम लोग, तीर युक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो अभिक्रिया की होने की दिशा को बतलाता है। इसी प्रकार चौथा जो हमारा है, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच जो डबल साइड वाला चिन्ह होता है, ठीक ना, जो डबल साइड वाला चिन्ह होता है उस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पे समझ सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे देखिए बर्फ़ है, तो बर्फ़ को यदि हम गर्म करेंगे तो वो पानी में बदलेगा, पानी को ठंडा करेंगे तो वो किस में बदलेगा, बर्फ़ में बदलेगा। तो ये जो रहा आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन रहा। ठीक, अब इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो है अभिक्रिया करके बना रहा है आपका जिंक सल्फेट और आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो जो समीकरण में बोला गया है इसमें कि जो भी कोई आपका यौगिक है या तत्व है उसको हमेशा संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। तो वहीं देखिए यहाँ इसका जिंक का संक्षिप्त रूप क्या है, तो Zn है। सल्फ्यूरिक अम्ल का संक्षिप्त रूप क्या है, आपके H2SO4 है। ये अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के पश्चात आपका बना दिया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो आपके जिंक और आपके
सल्फ्यूरिक अम्ल हैं ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात जो बन रहा है आपका जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये जो रहा आपका प्रोडक्ट हुआ। इसमें तीरयुक्त चिन्ह का भी हम लोग प्रयोग किए हैं, ये जो है अभिक्रिया की होने की दिशा को बतला रहा है। और अभिकारक के बीच हम लोग यहाँ पे योग चिन्ह का भी प्रयोग किए हुए हैं। कभी भी ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कोई कोई विशेष स्थिति में ऋणात्मक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। वो कब किया जाता है, तो वो मात्र दो अभिक्रिया है, एक जो है आपके ऊष्माशोषी और दूसरा जो है आपका ऊष्माक्षेपी। जब ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा तो उसमें कहीं कहीं आपको धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार रासायनिक समीकरण का प्रकार, यानी कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आइए इसको समझते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण पहला रहेगा हमारा टॉपिक है, वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया हमारा कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया करके बना दिया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोल रहा है कि जो आपके LHS साइड हैं और दूसरा आपका RH साइड है, ये दोनों पक्षों में यदि परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, जो कोई भी तत्व उपस्थित है दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आइए मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, तो कार्बन एक गो है, इधर कितना है, इधर भी एक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है, इधर भी 2 गो ही है, इसीलिए क्या हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसी प्रकार यहाँ पे सोडियम देखिए, सोडियम एक है, इधर भी सोडियम एक है, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोक्साइड जो है, हाइड्रोक्साइड हो गया, इधर भी आपका हाइड्रोक्साइड एक ही है। यहाँ पे देखिए Na प्लस में Cl यानी कि सोडियम और क्लोरीन मिल के बना दिया आपका नमक। साधारण नमक का ये सूत्र है, किसका सूत्र है, साधारण नमक का सूत्र है। तो इधर देखिए आपका सोडियम एक ही है और क्लोरीन भी आपका एक ही है, इसलिए तीनों समीकरण जो है आपके क्या हैं, बैलेंस है। इसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पुष्टि करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ये जो है पूछ सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पुष्टि करने के लिए समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, तो समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। इसी प्रकार या ऐसे पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पुष्टि करने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित यानी कि बैलेंस करते हैं। इसी प्रकार अगला टॉपिक असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको समझ लेते हैं। ये साफ साफ है असंतुलित, यानी कि जो कोई समीकरण संतुलित नहीं होगा तो क्या होगा, असंतुलित होगा। तो यदि कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। इसके अलावा वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों यानी कि LHS और RHS में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान ना हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसे हम लोग कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा दूसरा नाम, क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में दूसरे नाम को ही पूछ लिया जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को स्केलेटल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ये जो है एक और नाम है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण समझ सकते हैं, मैग्नीशियम के वायु में जलाना। मैग्नीशियम को जो है यदि हम वायु में जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यह जो है आपके एक असंतुलित समीकरण का उदाहरण है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे तो मैग्नीशियम जो है आपका 2 हो जाएगा। तो इधर भी तो मैग्नीशियम को 2 लगाना पड़ेगा, ठीक, तो मैग्नीशियम 2 और यहाँ से 2 जो होकर गुना हो जाएगा तो 2 गो ऑक्सीजन, इधर भी आपका 2 गो ऑक्सीजन है, इसलिए बैलेंस हो जाएगा। यदि वायु में जल रहा है तो क्या है, ये आपके कंकाली समीकरण यानी कि असंतुलित समीकरण है। अगला पॉइंट है हमारा है, इसे कंकाली समीकरण भी कहा जाता है क्योंकि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तथा दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। अब द्रव्यमान कैसे निकालेंगे तो इसको सीख लीजिए। जैसे कि जो आपके मैग्नीशियम है इसके द्रव्यमान कितने होते हैं, मैग्नीशियम के द्रव्यमान आपके होते हैं 24। कितना होता है, 24। और इधर जो कि आपका ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन का होता है 16 और गुना में 2, ठीक। इधर आइए, इधर मैग्नीशियम का हो जाएगा आपका कितना
24 और प्लस में रहेगा आपका इधर ऑक्सीजन का 16। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो ये रहा आपके 24 और इधर 16 दूना के 32। ये हो जाएगा आपका 4 2 6 और इधर हो जाएगा आपका 2 3 5, यानी कि 56 हो जा रहा है। और इधर हम करेंगे तो कितना हो रहा है आपका 6 4 10 के 0 हाथ में 1, और यहाँ पे हो गया आपका 2 1 3 1 4, यानी कि 40 ही हो रहा है। तो दोनों ओर देखिए द्रव्यमान जो है अलग अलग है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसी प्रकार अगला हमारा रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, यानी कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कौन कौन से विधि से संतुलित कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारा जो उपयोगी है, जो आपकी 10वीं कक्षा में पढ़ना है, लेकिन हमको जान लेना है तीनों, कि इसके अलावा हम लोग जैसे कि हीट एंड ट्रायल विधि है, इसे अनुमान विधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हो गया हमारा आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तीसरा जो है ऑक्सीकरण विधि। यह जो है आपके उच्च कक्षाओं में आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो भी हमको सीखना है वो हीट एंड ट्रायल विधि है आपके 10वीं कक्षा में। इसी से यहाँ के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला रहेगा हमारा हीट एंड ट्रायल विधि। तो इसमें देखिए, इस विधि में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके संतुलित किया जाता है। जो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है उसी का उपयोग करके हम लोग इसमें जो है समीकरण को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। इसे अनुमान विधि भी कहा जाता है। तो किस विधि को अनुमान विधि कहते हैं, तो हीट एंड ट्रायल विधि को अनुमान विधि के नाम से जाना जाता है। नोट देखिए, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित किया जाता है, जिसे क्लिष्टिक सूत्र कहा जाता है। तो बहुत सारा आप अभिक्रिया लिख देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन जो है क्लिष्टिक सूत्र है, तो उसको जानने के लिए क्या है, उसमें खोजेंगे सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक। देखिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक यही हैं, क्योंकि इसमें देखिए 3 और इधर आपका 4, ठीक है, सबसे अधिक है इसमें, इसीलिए जो इसको बोलेंगे हम क्लिष्टिक सूत्र बोलेंगे। तो सबसे पहले इसी को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका LHS साइड। कौन सा साइड रहा, LHS साइड। ये रहा आपके RHS साइड। तो दोनों ओर जो है तत्व उपस्थित हैं, उसके परमाणुओं की संख्या इक्वल होना चाहिए, तभी वो समीकरण संतुलित कहलाएगा। ठीक, तो इसको तो मैंने चुन लिया कि ये जो है हमारा क्या है, क्लिष्टिक सूत्र है, सबसे बड़े यौगिक हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें आपका फेरस यानी कि जो आपका लोहा है 3 है, इधर कितना है, 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो फेरस हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हमारा इसमें है आपका ऑक्सीजन का बारी। ऑक्सीजन कितना है इसमें, आपका 4 है। इधर कितना है आपका ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे 4 लगा देंगे तो आपका ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब 4 लगाने से देखिए आपके हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूना के 8 गो हाइड्रोजन हो गया। इधर कितना है, आपके 2 गो हाइड्रोजन है। तो यहाँ भी हम 4 लगा दें तो आपके हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। तो उसी को यहाँ पे संतुलित करके लिखा गया है 3Fe प्लस में 4H2O। ये जो है आपके अभिक्रिया का सिंबल, आपके तीर का निशान Fe3O4, और आपका ये बना दिया आपका 4H2। ठीक, ये जो हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया, यानी कि संतुलित समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नियम दिया गया है जिसको आप सीख सकते हैं। संतुलित करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो सबसे पहले हम लोग जो भी समीकरण दिया है, समीकरण में सबसे पहले धातु को हम लोग संतुलित करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने किसको संतुलित किया, तो धातु को ही संतुलित किया है। ठीक, उसके बाद जो है अधातु खोजेंगे, तो इसमें अधातु तो नहीं है, ठीक ना, अधातु तो नहीं है। ठीक, उसके बाद हम लोग खोजेंगे इसमें ऑक्सीजन को। किसको खोजेंगे, ऑक्सीजन को खोजेंगे। ऑक्सीजन हमारा क्या है, अधातु है, लेकिन इसमें जो है नियम में दिया क्या है, इसीलिए हम इसको नहीं मानते हैं। ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं हाइड्रोजन को करते हैं। तो 4 गो है, चारों स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से कोई भी समीकरण को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम धातु, जिसे हम लोग मेटल भी कहते हैं, तो जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, इसको
जहाँ कहीं भी दिखाई दिया पहले जो है हम लोग इसको ही बैलेंस करेंगे। उसके अलावा आएगा हमारा अधातु, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आपका सल्फर हो गया। ठीक, तो धातु के बाद अधातु को संतुलित किया जाता है। उसके बाद चलते हैं ऑक्सीजन की ओर, और ऑक्सीजन के बाद जो है आपका हाइड्रोजन सबसे लास्ट में संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही लिखा गया है नोट में, पहले धातु, अधातु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, सोडियम जो है आपके H2O से अभिक्रिया कर रहा है। सोडियम जो है आपके H2O से अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया करने के पश्चात में ये बना रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकाल रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक, इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले किसको लेंगे, तो सोडियम यानी धातु को लेंगे। तो धातु को लेंगे तो धातु यहाँ पे देखिए सोडियम हमारा कितना है, एक है, इधर भी क्या है, एक ही है, यानी कि ये बैलेंस है। अब हमारा किसका बारी है, अधातु का बारी है। तो अधातु इसमें खोजिए, अधातु आपका इसमें कौन है, तो अधातु आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें अधातु है नहीं। ठीक, तो अब चलेंगे हम ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इधर कितना है आपका, एक गो है, इधर कितना है, एक गो, इधर कितना है, एक गो ही ऑक्सीजन है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में हम करेंगे हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए देखिए इधर हाइड्रोजन आपका 2 गो और एगो यहाँ पे है 3 गो, इधर देखिए इधर आपका 2 ही हाइड्रोजन है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो यहाँ 2 लगाने से हमारा क्या हो जाएगा, आपका सोडियम भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक, तो सोडियम 2 हो गया हमारा। उसके बाद 2 लगाने से ऑक्सीजन 2 हो गया, तो 2 इधर भी हमारा 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 गो ऑक्सीजन इधर हो गया। अब हो गया 2 दूना 4 गो आपका हाइड्रोजन, और इधर भी आपका हो गया 4 गो आपका हाइड्रोजन, यानी कि ये जो है इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। इसी प्रकार यहाँ बहुत सारा अभिक्रिया को दिया गया है नीचे में। आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, कुछ रुपया में आपको देंगे हम। ठीक, बहुत सारा इसमें अभिक्रिया को दिया गया है और उसको बैलेंस भी किया गया है। 20 गो अभिक्रिया है जो कि आपके NCERT से लिया गया है। ठीक, तो अब हमारा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यानी कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलता है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। जैसे एग्जाम्पल देंगे सब समझ में आ जाएगा। यह अभिक्रिया में अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। इसके अलावा यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बतलाता है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, उदाहरण में दिया गया है। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके आपका बना रहा है अमोनिया गैस। इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए इधर देखिए आपका नाइट्रोजन कितना है, एगो है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 गो है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। जब 2 लगाएंगे तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा, 3 दूना 6 गुना हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग 3 लगा देंगे, 3 दूना 6, यानी कि बैलेंस हो गया। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग संकेत के रूप में लिख लिए। दूसरा बात, अब देखिए इसमें जो है परमाणुओं की संख्या आपको गिनना है कि कितना परमाणु संख्या है। तो देखिए इसमें देखिए नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, और यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6, हाइड्रोजन कितना परमाणु हो गया, 6 परमाणु हैं। इधर देखिए, इधर ये आपके अणु हैं, क्या है, अणु है। तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा वही जो है इसके अणुओं की संख्या होगी। तो क्या है, इतना, यहाँ 2 है, तो इसलिए इसके अणुओं की संख्या हमारा 2 है। अब यहाँ पे देखेंगे, हम लोग जाने हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें मोलों की भी जानकारी मिलती है, मोलों के अनुपात की जानकारी मिलती है। तो जो यहाँ पे होता है, ठीक ना, जो सामने होता है उसी को हम लोग मोल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 छुपा हुआ है, इसलिए इसमें क्या है, नाइट्रोजन में हमारा 1 मोल है। यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके हाइड्रोजन में 3 मोल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अणु में कितना है, आपके 2 मोल है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा देखे हैं, ये जो है तीसरा बता रहा है, ये चौथा, सॉरी,
यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बतलाता है। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान के अनुपात कैसे ज्ञात होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 14 होता है। इसको गुना कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 28। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसका गुना कराएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये रहा आपके जो है यहाँ पे हाइड्रोजन 1 × 2 रहेगा। तो आपके 3 से जब गुना होगा तो 3 एकम 3 और 3 दूना के आपका 6 जो हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा इसका द्रव्यमान। इसी प्रकार आपके अमोनिया कितना होता है? 17 और 2 पहले से लगा तो 17 दूना के आपका कितना हो जाएगा? 34 ग्राम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसके आयतन की भी जानकारी मिलता है। तो यहाँ पे जो रहेगा वही हमारा आयतन संग, जो यहाँ पे आयतन कितना है? 1 है। यहाँ पे आयतन कितना है? 3 है। यहाँ पे आयतन कितना है? 2 है। इसके अलावा हम समझ सकते हैं इसमें गैसों के अनुपात को भी जानकारी मिलता है। जो गैस के अनुपात हैं तो इसके गैस के अनुपात से हम लोग यानी कि 22.4 लीटर से जो भी यहाँ पे रहेगा उससे हम लोग गुना करा देंगे तो गैस के आयतन निकल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 गुना 22.4 लीटर से हम लोग गुना कराएंगे तो इसके आयतन निकल आएंगे। यहाँ पे नोट में दिया गया है कि गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। इसको रट जाना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था के लिए संकेत लिखना। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को भी हम लोग पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि बारी बारी से हम लोग पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।